ये 28 तक डिस्कस हो गया था, उसके आगे का बचा हुआ था। एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एक्सरसाइज के, चलिए एक्सरसाइज के कर लेते हैं। हाँ, एक्सरसाइज के बताइए। बोलिए। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 और बताइए। वो 28 ओके 28 और बताइए। 42 42 और बताइए। ये सारे कर लिया आप लोगों ने, ये सारे क्वेश्चन कर लिया इस टाइप के? यस सर। वेरी गुड। चलिए 43 भी सर। 43 भी ओके और बताइए। और बताइए। सर एग्जाम्पल का 29। एग्जाम्पल का 29, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, किसी को अगर एग्जाम्पल में है तो पहले ही पूछ लो, ठीक है। एग्जाम्पल का 29, चलिए और बताइए। बस चालू कर दें हम लोग। एक्सरसाइज के कुछ कुछ आंसर में ना आंसर मैच नहीं कर रहा था। ओके ठीक है, चलिए देखेंगे, वो भी बता दीजिए। आंसर नॉट मैच, कौन कौन सा आंसर नॉट मैच वाला नोट करके रखे हैं कि नोट करना पड़ेगा? ठीक है, उसको नोट करके रखिए। आप लोग को मैंने सिलेबस बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा दिया था एग्जाम 21 का फर्स्ट एग्जाम्पल 30 भी सर। एग्जाम्पल 30 ओके 29 30। आप लोगों को मैंने क्या बोल रहा था मैं, एग्जाम के बारे में मैंने अच्छे से समझा दिया शायद लास्ट क्लास में, ठीक है। आज मेरा स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, ठीक है। पिछले वाले क्लास में बहुत ज्यादा स्लिप ऑफ टंग हो गया, मैंने इलिप्स को पैराबोला बोल दिया, एक्स को वाई बोल दिया, ठीक है। कौन सा है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, 29 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ट्वेंटी नाइन से स्टार्ट करते हैं। 29 क्या बोला गया था? कोफिशिएंट ऑफ, ओके 29 क्वेश्चन बोला जा रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ if the coefficient of r minus 1th, rth and r plus 1 term are in the expansion of x plus 1 are in the ratio 1:3:5, find the values of n and r, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हमें क्या बोला गया है, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x प्लस 1, ठीक है, और उसका 3 टर्म के बारे में बोला गया। ये तीनों कंसेक्यूटिव टर्म है, आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। और तीनों टर्म का जो आपस में रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा? 1:3:5 का रेशियो बनेगा, ठीक है। और कोफिशिएंट का जो रेशियो बनेगा 1:3:5 का रेशियो बनेगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए x प्लस 1 टू द पावर n, ये उल्टा है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n नहीं है, x प्लस 1 टू द पावर n है, ठीक है। इसमें जो भी आएगा nc0, इसमें कुछ इस तरीके से आएगा nc0 x टू द पावर n इंटू 1, यानी कि इसको करने की जरूरत नहीं, 1 तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2, ऐसे करते 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 कहां तक चला जाएगा? ncn इंटू एक्स टू द पावर 0 तक आया समझ में? ये उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसमें मेरे को निकालना है टी आर माइनस 1। टी आर माइनस 1 को मैं कैसे लिख सकता हूं? टी आर माइनस 1 को मैं कैसे लिख सकता हूं? टी आर माइनस 2 प्लस 1 क्या लिख सकता हूं ऐसे? ये हो जाएगा एन सी आर माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर एन माइनस आर माइनस 2, ठीक है। आया समझ में? ये हो जाएगा। दूसरा टी आर टर्म को क्या लिख सकते हैं? टी आर माइनस 1 प्लस 1, ये हमारे पास कितना आ जाएगा? एन सी आर माइनस 1
x टू द पावर n माइनस r माइनस 1, ये बन जाएगा। तीसरा हमारे पास कितना बच गया, r प्लस 1 टर्म, t r प्लस 1 कितना आ जाएगा, n, इसको तो कुछ करना नहीं, एन सी आर इंटू एक्स टू द पावर n माइनस r। आया समझ में? आपका साउंड क्लियर नहीं है। हाँ वो भी मेरे भी इधर दिखा है थोड़ा सा, ये नेटवर्क, ये सर आपका साउंड नहीं आ रहा। हाँ नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ है, मेरे को अभी मैसेज आया है यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा, नेटवर्क का थोड़ा बहुत गड़बड़ी है, ठीक है। हाँ बोलिए, बोलिए अंकित, ठीक है। नेटवर्क का गड़बड़ी है, इशू है, उसको कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जा सर रुक आ रहा है हाँ नेटवर्क क्लियर नहीं है सर। हाँ हाँ नेटवर्क में दिक्कत है, अभी अचानक से ऑफ भी हो गया था पूरा का पूरा, ठीक है। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, इसका तो कुछ नहीं कर सकते, नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, ठीक है। चलिए एडजस्ट कीजिए, जहां तक हो सके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखते रहिएगा, देखते देखते भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखते रहिए, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, फिर से दिखा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं कितना तक पढ़ सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अब हमें बोला गया इन सब का कोफिशिएंट, ठीक है, इन सब का कोफिशिएंट का जो रेशियो है, इन सब का कोफिशिएंट मतलब क्या, ठीक है, इन सारे टर्म्स का कोफिशिएंट का जो रेशियो के बारे में बोला गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इन सारे टर्म्स का कोफिशिएंट का रेशियो के बारे में पूछा गया है, ठीक है। यानी कि r माइनस 1 का कोफिशिएंट, r का कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट का जो रेशियो है 1:3:5 है, ठीक है। यानी कि 1:3:5 है। सबसे पहला इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, r माइनस 1 का कोफिशिएंट हो गया NCr माइनस 2, ठीक है, इस 2। r माइनस r का कोफिशिएंट कितना हो गया, NCr माइनस 1 इस 2। उसके बाद अगला कोफिशिएंट कितना हो गया, NCr, और उसका वैल्यू कितना बोला गया है, 1:3:5, उसका वैल्यू बोला गया है 1:3:5, ये दिया गया है। आया समझ में? यस सर, यस सर, ठीक है। अब देखिएगा इसमें से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें मैं थोड़ा धीरे धीरे लिखूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, NCr माइनस 2 बाई NCr माइनस 1 इक्वल टू 1/3। दूसरा NCr माइनस 1 और NCr इक्वल टू 3/5, क्या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग? समझ में आया क्या क्या गया? यस सर, ठीक है, समझ में आ जाएगा सारा चीज, ठीक है। रेशियो है, रेशियो मतलब हमने ये चीजें यूज किया, अगर मेरे पास A:B:C इज इक्वल टू 1:2:3 है, तो A का वैल्यू K, B का वैल्यू 2K और C का वैल्यू 3K ले सकते थे। तो उसी वाले प्रोसेस से A/B का वैल्यू 1/2, B/C का वैल्यू 2/3 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। बचपन में हम लोग पढ़ते थे ये सब। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, NCr माइनस 2, NCr माइनस 2 का मतलब कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय r माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय इधर कितना आ जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/3। फिर इधर कितना आ जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/5। ये समझ में आया क्या हुआ? यस सर, यस n सर, फैक्टोरियल कट जाएगा, n फैक्टोरियल कट जाएगा, रिवर्स कर देंगे इसको रिवर्स कर देंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/3।
फिर इधर कितना आ जाएगा, आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिएगा इधर हम लोग क्या कर सकते हैं। ये r माइनस 1 का फैक्टोरियल है, तो r माइनस 1 का फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं r माइनस 1 इंटू आर माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, n माइनस आर प्लस 1 को ऐसे ही रहने देते हैं, n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल, ये इधर आ गया r माइनस 2 का फैक्टोरियल। इसको लिख सकते हैं n माइनस आर प्लस 2 इंटू एन माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/3। क्या क्या समझ में आया यहाँ पे? यस सर। ठीक है, वही प्रोसेस हमारा n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, वही प्रॉपर्टी हमने यूज किया। इधर क्या लिख सकते हैं, r इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं n माइनस आर का फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं r माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं हम लोग n माइनस आर प्लस 1 इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, तो r माइनस 2 का फैक्टोरियल, r माइनस 2 का फैक्टोरियल कट गया, n माइनस आर प्लस 1, n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल कट गया, r माइनस 1 का फैक्टोरियल, r माइनस 1 का फैक्टोरियल कट गया, n माइनस आर का फैक्टोरियल, n माइनस आर का फैक्टोरियल कट गया। तो फाइनली कितना बचेगा इधर, इधर बचेगा 3 इंटू आर माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस 2। ठीक है, इधर कितना बचेगा, इधर कितना बचेगा, 5 इंटू आर इज इक्वल टू 3 इंटू एन माइनस आर प्लस 1। ठीक है, यह आ जाएगा 3r माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस आर प्लस 2। ठीक है, यह आ जाएगा हमारे पास 5r इज इक्वल टू 3n माइनस 3r प्लस 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा n माइनस 4r प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा 3n माइनस 8r प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, n और r का वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। इसके आगे कर लीजिएगा आप लोग। यस सर। n और r का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा ना। हमें फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ n एंड r। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व कर देना है। सॉल्व 1 एंड 2 को सॉल्व करने आता होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसके आगे का प्रोसेस। ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा ना। यस सर, हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थर्टी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। If the coefficients of x to the power r minus 1, x to the power r and x to the power r plus 1 in the binomial expansion of 1 plus x to the power n are in AP, then prove that this equal to this। चलिए, बहुत बढ़िया। सबसे पहले हमें एक्सपांशन दिया हुआ है 1 प्लस एक्स टू दी पावर n। ठीक है, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n दिया हुआ है। इस केस में क्या होगा, सबसे पहले इसका जो कोफिशिएंट होता है टी आर प्लस 1 टर्म का जो कोफिशिएंट होता है वो किस तरीके का होता है, एन सी आर एक्स टू दी पावर आर, ये होता है। ठीक है, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये सब सेम चीज हो गया, टी कैपिटल आर प्लस 1, कैपिटल आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर सी टू एक्स टू दी पावर आर। कैपिटल आर मैंने इसीलिए लिया ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें। सबसे पहले किसका कोफिशिएंट, एक्स टू दी पावर आर माइनस 1 का कोफिशिएंट। ठीक है, अगर आर की जगह अगर आर की जगह आर माइनस 1 रख दिया, ठीक है, आर की जगह अगर 1 माइनस आर रख दिया तो हमारे पास कैसा आ जाएगा ये वाला नंबर, एन सी आर माइनस 1 इंटू एक्स टू दी पावर आर माइनस 1। ठीक है, दूसरा
अगर r की जगह मैं r रख दूं तो हमारा कैसा दिखेगा, NCR और x टू द पावर r। तीसरा, अगर r की जगह हम लोग रख दें r प्लस 1 तो हमारा कैसा दिखेगा, NCR प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर r प्लस 1। तो ये सारे के सारे इसके कोफिशिएंट आ गए, ठीक है। आर इन एपी, यानी कि हमें बोला गया है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता लगा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता लगा है कि NCR माइनस 1, NCR और NCR प्लस 1 आर इन एपी। समझ में आया, ये किस में है, एपी में है। अगर कोई भी 3 नंबर एपी में होता है तो क्या कंडीशन बनता है, अगर कोई भी 3 नंबर है ए बी सी और ये एपी में है तो क्या कंडीशन बनेगा, B minus A is equal to C minus B. बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। बहुत बढ़िया। वो फाइनली जोड़दार के क्या बनेगा, 2b इज इक्वल टू A A plus C. वेरी A गुड, plus C by 2. हाँ a प्लस सी बाई टू, बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू या फिर 2b हाँ, B is to 2. ए प्लस सी, ठीक है, सेम चीज है। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगा, 2 इंटू एन सी आर इज इक्वल टू एन सी आर माइनस 1 प्लस एन सी आर प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये आ जाएगा, ये बन जाएगा एन फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा एन फैक्टोरियल आर प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, एन माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल तो कट गया, इस पे कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज इधर कितना आ जाएगा, 2 बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, आर प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, प्लस इधर कितना आ जाएगा, आर माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा, आर माइनस 1 का फैक्टोरियल आर प्लस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, एन माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल और एन माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए 2 आर फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, आर इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, एन माइनस आर को क्या लिख सकते हैं, एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, इक्वल टू नीचे जो है आर माइनस 1 का फैक्टोरियल आर प्लस 1 का फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये आ गया हम लोगों के पास। ऊपर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर माइनस 1 तो कट गया, आर प्लस 1 फैक्टोरियल इधर भी है, ठीक है, आर माइनस 1 फैक्टोरियल इधर भी है, तो आर माइनस 1 फैक्टोरियल तो कट जाएगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं फाइनली क्या बचेगा। हमारे पास सर नीचे वाले r plus 1 फैक्टोरियल को r फैक्टोरियल, हाँ ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर प्लस 1 फैक्टोरियल आर प्लस 1 को सॉरी आर प्लस 1 फैक्टोरियल को आर प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है, वैसे भी हो जाएगा। हम देख लेते हैं कि ऊपर हमारा क्या क्या बन सकता है, नीचे हमारा क्या क्या बन सकता है, ठीक है। तो ऊपर मेरा n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल इधर से कॉमन आ जाएगा, r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, ठीक है, n माइनस आर माइनस 1 r माइनस 1, ठीक है। तो इसको हम लोग r फैक्टोरियल बना सकते हैं। हाँ हाँ सही बोला तुमने, वो कर देना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, वो कर देना ज़्यादा बेटर रहेगा हम लोगों के लिए, उससे ज़्यादा आसानी से निकल जाएगा, ठीक है, एकदम सही बताया। इसको हम लोग r फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल के फॉर्म में ही रहने देते हैं, नीचे वाले में चेंजेस करते हैं थोड़ा सा।
नीचे वाले में क्या चेंजेस करते हैं, r माइनस वन फैक्टोरियल को ऐसे रहने देते हैं, r प्लस वन को r प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल ऐसा कर देते हैं, ठीक है। फिर n माइनस आर है तो इसको n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल ऐसा भी लिख सकते हैं, और n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसा क्यों किया, उससे ऊपर में फायदा हो जा रहा है हमारा, इसमें r फैक्टोरियल कट जाएगा, r फैक्टोरियल कट जाएगा, n माइनस आर फैक्टोरियल कट जाएगा, n माइनस आर फैक्टोरियल कट जाएगा, हमारे पास बचेगा r माइनस वन। तो हम r माइनस वन बनाने की कोशिश करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं r प्लस वन इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है। और इधर हमारे पास n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल ऑलरेडी है, प्लस r माइनस वन का फैक्टोरियल ऑलरेडी है, और इधर हम लोग क्या बना सकते हैं, n माइनस आर प्लस वन n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। टू इधर आ गया, इधर तो कुछ बचा ही नहीं, इधर तो टू आ गया सिंपली, इधर हमारे पास आ गया टू इक्वल टू, इधर हम लोग क्या कर सकते हैं, अब r माइनस वन और n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल को कॉमन ले सकते हैं, r माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल को कॉमन ले लिया, तो इधर कितना बचा, r इंटू आर प्लस वन, इधर कितना बच गया, प्लस r माइनस वन फैक्टोरियल लिया n, तो इधर बच गया n माइनस आर प्लस वन n माइनस आर, ठीक है। और इधर कितना बच गया, नीचे बच गया कितना, r प्लस वन इंटू n माइनस आर प्लस वन इंटू r माइनस वन का फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, आया समझ में। इधर हमारे पास आ गया टू इंटू आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर प्लस वन इज इक्वल टू, इधर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना निकल, हमें प्रूफ क्या करना था, एन स्क्वायर माइनस फोर आर प्लस वन आर को यानी कि सॉल्व कर देना है सबको सिंपली, ठीक है। तो सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस ये कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एन आर प्लस एन माइनस एन आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, टू आर टू एन आर टू माइनस आर स्क्वायर माइनस टू आर स्क्वायर प्लस टू आर, ठीक है। फिर आ गया प्लस टू एन माइनस टू आर प्लस टू इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर, आर वाला कोई है क्या, प्लस आर माइनस आर कट गया, ठीक है। एन आर माइनस टू एन आर ये हो गया, फिर एन स्क्वायर प्लस एन प्लस आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो अब सबको एक साइड लेके आते हैं, एक साइड लेके आएंगे तो मेरे पास कहाँ से, एन स्क्वायर जहाँ पे है वहां पे रहने देते हैं, एन स्क्वायर कहाँ पे है, एन स्क्वायर यहाँ पे है, तो सबको इसी साइड लेके आते हैं, तो हमारे पास ये बन जाएगा, बाकी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, आर स्क्वायर माइनस टू एन आर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन प्लस आर स्क्वायर माइनस टू एन आर प्लस टू आर स्क्वायर माइनस टू आर माइनस टू एन प्लस टू आर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो आखिरकार कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस टू आर स्क्वायर यानी कि प्लस टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस फोर आर स्क्वायर हो गया प्लस फोर आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद टू एन आर का देखते हैं, तो टू एन आर माइनस टू एन आर और नहीं है, माइनस फोर एन आर हो गया, ठीक है। उसके बाद आर का माइनस टू आर प्लस टू आर, ये कैसे हो गया,
ओ -2r + 2r ऑलरेडी था, इसमें कट गया। -2r + 2r, ओके सही है, ठीक है। तो ये तो कट गया, इसका कुछ है ही नहीं। उसके बाद क्या बचा, -2n, n² हो गया, -2n -2 = 0, ठीक है, यही बचा। n² - n 4r + 1 + 4r² - 2, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, ये आ गया हमारे पास n², इसमें से अगर मैं n को कॉमन ले लूंगा -n, तो ये आ जाएगा 4r + 2, ये आ जाएगा +4r² - 2 = 0। n² - n, हाँ यही तो आ गया, n² - n 4r + 2 = 0। सर ऊपर में +1 है, r 4r + 1। 4r + 1, 4r + 1 कहाँ है, 4r² - 2 है ना, ओ 4r + 1 है इधर, 4r + 2, यानी कि ये -2 + 2 कहीं ना कहीं कटेगा। सर ऊपर में सर एक मिस्टेक हो गया शायद। हाँ शायद हो सकता है, ऊपर में एक जगह इस तरीके के कैलकुलेशन में बड़े ध्यान रखना पड़ता है, इधर उधर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आंख चुका के मिस्टेक हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए ये मेन इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, चीजें जो है आप लोगों को समझ में आया, बाकी तो कैलकुलेशन है ना। कहीं पे अगर 2 + 1 = 2, मैंने गलती से 2 छोड़ दिया, 1 को भूल गया, तो वो हम लोग आगे जाके करेक्शन कर सकते हैं, उसको ध्यान रखेंगे तो आगे से ठीक हो जाएगा। बाकी प्रोसेस समझ में आया किस तरीके से होगा ये। यस सर, समझ में वो आया। कैलकुलेशन आप लोग खुद से उसको एक बार सॉल्व कर लेना, तो आप लोग का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी फिर से इसको ढूंढने जाएंगे तो आधा घंटा इसी में बर्बाद हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं सर यहीं पे है सर, मिल गया। हाँ इसी कहीं स्टेप में कहीं ना कहीं ये सर उसी लाइन में है। हाँ इसी लाइन में है ना, कहाँ हो गया सर उस साइड से n आएगा इधर तो n ही बचेगा ना। हाँ चलिए इसको देख लेना, ठीक है, इसको देख लेना, वो आखिरकार वो 1 ही आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। n में ही गड़बड़ी हुआ है ना, हाँ 2n एक आएगा, हाँ 2n एक आएगा, और इसमें से n जो है इधर जाएगा, तो हाँ ये +n इधर जाएगा तो -n होगा ना, ये जो n है ये इधर जाएगा तो -n हो जाएगा, ठीक है। वही वाला हल्का सा गड़बड़ी है, एक दो को देख लेना, ठीक है। हाँ और कौन सा क्वेश्चन था इधर आगे, एग्जाम्पल में और क्वेश्चन नहीं है, नहीं है सर। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चंस में जाते हैं हम लोग। 37, 28, 28 ना, 28, 28, 28, ओके। 28 किसका डाउट था, 28 कल हो गया था, मतलब लास्ट टाइम। नहीं एग्जाम्पल 28 हुआ था, हम ओह सॉरी, क्वेश्चन 28 की बात करें। 28 किसका था डाउट, यस सर मेरा था। ओके विवेक। चलिए देखिए क्या कर सकते हैं, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन। बाप रे, ये किस तरीके का एक्सपेंशन है ये, ठीक है ध्यान से देखिएगा। देख रहे हैं क्वेश्चन कितना खतरनाक बनाया गया है, ठीक है। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन 1 + x + 2x³ का, ठीक है। सबसे पहले एक्सपेंशन जो करना है 1 प्लस, सॉरी बार बार गलती कर रहा हूँ, 1 + x + 2x³ 3/2x² - 1/3x⁴ 9। इसको तो हम लोग चेंज करा नहीं सकते हैं, ये तो वैसे का वैसा ही रहेगा, हर चीज हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो, ठीक है, हमें ऐसा टर्म ढूंढना है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो। अब इंडिपेंडेंट ऑफ x वाला टर्म कैसा हो सकता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको तो चलो कांस्टेंट है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, ये तो चलो कांस्टेंट है। अब एक चीज बताइए, अगर मेरे पास एक है x,
x को अगर मैं a प्लस बी प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल कितना टर्म निकल के आएगा हमारे पास? 3 सर। 3 टर्म निकल के आएगा, है ना, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी। ठीक उसी तरीके से इसका अगर मैं कोई भी एक टर्म निकालूंगा, वो एक टर्म इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होके टोटल कितना टर्म बनाएगा? 3 टर्म बनाएगा। यानी कि समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर मेरे पास a प्लस बी प्लस सी ऐसा दिया जाए और इसमें x प्लस सॉरी 1 प्लस एक्स टू दी पावर 9 बोला जाए तो मैं क्या लिखूंगा? 9 सॉरी, तो यानी कि मेरे पास क्या रहेगा? a प्लस बी प्लस सी ये तो रहेगा ही, साथ ही साथ n की जगह 9c0 इंटू एक्स टू दी पावर 0, ठीक है, प्लस 9c1 इंटू एक्स टू दी पावर 1 प्लस 9c2 इंटू एक्स टू दी पावर 2। इस तरीके से होते होते 9c9 इंटू एक्स टू दी पावर 9 इस तरीके से यहाँ पे पहुंच जाएगा चीजें। ठीक है, यानी कि क्या होगा, सबसे पहले ये ABC जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर ABC जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर ABC जो है इसके साथ, फिर ABC जो है आखिर में ऐसे करके सबके साथ मल्टीप्लाई करेगा। आया समझ में? अब किसी भी चीज का जो जनरल टर्म होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? जनरल टर्म निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जनरल टर्म निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम जनरल टर्म निकालेंगे इसका, इस एक्सपांशन का 3/2 एक्स स्क्वायर, हमारे पास है 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स, नीचे है ना 3x। इसका जो जनरल टर्म होगा टी आर प्लस 1, वो जनरल टर्म कैसा दिखेगा? NCR इंटू 3/2 एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू n माइनस आर इंटू, सॉरी सबसे पहले माइनस वाला है, -1 का पावर r इंटू NCR इंटू 3/2 एक्स स्क्वायर का पावर n माइनस आर इंटू 1/3 एक्स का पावर r। n की जगह कितना हो जाएगा? 9। आया समझ में? ये जनरल टर्म है इसका, आया कि नहीं आया समझ में? ये सर आ गया। अब इसका जो जनरल टर्म है, यानी कि इसका जनरल टर्म मतलब कोई भी इस तरीके का टर्म, अब इसका जो कोई भी टर्म है वो पूरा का पूरा टर्म जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा? वो 1 प्लस एक्स प्लस 2x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेगा। 1 प्लस एक्स प्लस 2x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेगा। आया कि नहीं समझ में? ठीक है, अब 1 प्लस एक्स प्लस 2x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा जो टर्म निकल के आएगा वो कौन कौन सा टर्म निकल के आएगा? सबसे पहला टर्म निकल के आएगा यानी कि 1 प्लस एक्स प्लस 2x क्यूब है ना, 1 प्लस एक्स प्लस 2x क्यूब, 1 प्लस एक्स प्लस 2x क्यूब जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा? -1 टू दी पावर r 9cr 3/2। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, 3/2, इसको मैं सिंप्लीफाई, चलिए कोई 3/2 एक्स स्क्वायर का पावर 9 माइनस आर इंटू 1/3 एक्स का पावर r। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग क्या करते हैं? 1 प्लस एक्स प्लस 2, क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन सा आंसर हो सकता है इसमें से, हमेशा 3 टर्म निकलेगा, इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, -1 का पावर r इंटू, ठीक है, कांस्टेंट वाले को एक साइड कर देते हैं, 3/2 का पावर 9 माइनस आर इंटू 1/3 का पावर r, ठीक है, इंटू x का पावर 2 9 जा 18 माइनस 2r माइनस r। ठीक है, ये आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर दिया हमने इस चीज को, 1 प्लस एक्स प्लस 2x क्यूब, और ये हमारे पास आ जाएगा -1 का पावर r। वीडियो बंद हो जाता है तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं 2 टू दी पावर 9 माइनस आर इंटू 3 टू दी पावर 9 माइनस 2r, ऐसा लिख सकते हैं, ये r ऊपर हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसा लिख सकते हैं? x टू दी पावर 18 माइनस 3r।
ठीक है, ये समझ में आया? यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब क्या करेगा, ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब क्या करेगा, ये पूरा का पूरा तीनों जो है इससे मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि क्या आएगा हमारे पास, -1 का पावर r 3 to the power 9 minus 2r divided by 2 to the power 9 minus r into x to the power 18 minus 3r। ये जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, जब x मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा और शॉर्ट फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन इसमें बस झूठ मूठ का कैलकुलेशन का डर दिखाते रहता है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, इसमें, ठीक है, ध्यान से कैलकुलेशन 2-3 बार प्रैक्टिस, सब खत्म। ध्यान से देखिए, हमें सिर्फ x का पावर को इंडिपेंडेंट के लिए बोला गया ना, तो बाकी सबको कांस्टेंट रख के हम सिर्फ x का पावर को ही लेके देखते हैं, ठीक है, तो इधर हम लोग का कैसा आ जाएगा, -1 ये ले लिया, इधर ले लिया, इधर कितना आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो यही आएगा, दूसरा प्लस दूसरा x इससे मल्टीप्लाई, कांस्टेंट तो सेम रहेगा ना, बस x में चेंजेस आएगा, तो इसको लिख सकते हैं x to the power 18 minus 3r प्लस 1 हो जाएगा, x मल्टीप्लाई करेगा, दूसरा +2 into x to the power 18 minus 3r plus 3, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो टोटल हमारे पास 3 अलग अलग टर्म आएगा, अगर इंडिपेंडेंट बोला गया है तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब एक्स नहीं होना चाहिए। फाइनल रिजल्ट में x नहीं होगा। फाइनल रिजल्ट में x नहीं होना चाहिए, तो x नहीं होना चाहिए मतलब कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा x जो है वो खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। अब x कैसे खत्म होगा, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ठीक है, x खत्म होने का तरीका क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला चीज देखिए, x खत्म होने का तरीका, या तो इसका पावर 0 हो जाए तो ये 1 बन जाएगा, x खत्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज देखिए, अगर इसका पावर 0 नहीं होता है, दूसरा चीज है कि हमारा n और r ये दोनों किस तरीके का नंबर होना चाहिए, हमेशा मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, किस तरीके का नंबर, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों जो है होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। होल नंबर का मतलब 0 1 2 3 4 इस तरीके का नंबर, ठीक है। तो सबसे पहला वाला देखते हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं, कि ये वाला टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि x के पावर में कितना है 18 माइनस 3r, अब देखते हैं कि 18 माइनस 3r 0 हो सकता है कि नहीं। अगर 18 माइनस 3r को 0 कर दिया तो 3r इज इक्वल टू 18, r इज इक्वल टू कितना हो गया 6, तो सही है। दूसरा वाला पार्ट देखते हैं 0 हो सकता है कि नहीं, 19 माइनस 3r इज इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया 19/3, ठीक है। तीसरा 21 माइनस 3r इज इक्वल टू 0, 18 19 20 21, ठीक है। तो यानी कि r इक्वल टू कितना हो सकता है 21/3, यानी कि r इक्वल टू 7, यानी कि r का कितना वैल्यू आ सकता है, कितना पॉसिबिलिटीज है, कितना इंडिपेंडेंट ऑफ दो चीजों के लिए आ रहा है, r का वैल्यू 6 के लिए भी आएगा, r का वैल्यू 7 के लिए भी आएगा। आया समझ में? ये तो हमारा फ्रैक्शन है, सॉरी ये तो हमारा होल नंबर नहीं है, तो ये वाला तो कैंसिल हो गया, यानी कि हम दो कंडीशन ले सकते हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम जो है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ r होगा फॉर टू वैल्यूज ऑफ 6, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x इन द फाइंड द टर्म इन व्हिच एक्सपेंशन ऑफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो कौन कौन सा टर्म होगा, ठीक है, ये पूछा गया है कौन कौन सा टर्म होगा, तो कौन कौन सा टर्म होगा, वो कौन बता पाएगा कौन कौन सा टर्म होगा वो। एक में r का वैल्यू कितना निकल रहा है, r is equal to 7 और 8। r is equal to 7 और 8, ये दोनों टर्म क्या होगा इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, क्योंकि t is equal to r+1 हमने टर्म ले रखा था, देखिए r का वैल्यू 6 भी निकला है, r का वैल्यू 7 भी निकला है, तो टर्म कौन सा हो जाएगा, टर्म हो जाएगा 6+1, और टर्म कौन सा हो जाएगा, टर्म 7+1, ये दोनों क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा। आया समझ में? यानी कि टर्म 7 और टर्म 8 ये दोनों जो टर्म होगा, टर्म 7 और टर्म 8, क्या लिख रहा हूँ, टर्म 7 और टर्म 8 जो होगा ये दोनों इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, अगर कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ हो तो, ठीक है। 3 है तो 18
2r माइनस 3r 3 सही तो है। सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, कौन सा डाउट था? 28 हो गया। अगला 37। 37 किसका डाउट था? 37 बोला गया है कि if the seventh term from the beginning and the end are equal, find the value of n। बिगिनिंग से सेवेंथ टर्म, एंड से सेवेंथ टर्म को इक्वल सर करके। ये क्वेश्चन नहीं था। 37 तो वही है ना? कौन सा था क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन फिर बताओ, कौन सा क्वेश्चन? Sir, using binomial theorem prove that 3 to the power 2n plus 2 minus 8n plus 9 is divisible by 64 where n is a positive digit। कौन सा क्वेश्चन है ये? पता नहीं इसमें है या नहीं। तो कहाँ से फिर? सर बुक से सॉल्व किए थे, आयुष वाला बुक से। 19 नंबर था। 19 इसमें नंबर। 19 है। ओके ओके 19। हाँ यही वाला है। देख के बताओ, यही वाला क्वेश्चन है क्या? ना उसमें 64 था ना शायद। नहीं ये नहीं है। क्वेश्चन क्या था एक बार बताओ मेरे को। एग्जांपल में देख के जाने को। एक काम करना, तुमको क्वेश्चन मिल जाता है तो मेरे को सेंड कर देना व्हाट्सएप में, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करवा दूंगा, ठीक है? नहीं तो फिर क्वेश्चन लिखना पड़ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा डिस्कस वो, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं 37। 28 हो गया, 37 का तो नहीं था। 42 का देखते हैं। 42 का क्या दिक्कत है? फाइंड न्यूमेरिकली, इधर आधा x इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। बोला गया फाइंड न्यूमेरिकली द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 + 3x वेयर x इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। चलिए ये किसका क्वेश्चन था? यस सर मेरा ही था। ओके ठीक है। हमें बोला गया है कि एक्सपेंशन में कौन सा ऐसा टर्म आएगा, ठीक है। टर्म की बात करें तो टर्म निकालना है, सिंपल सी बात। कौन सा ऐसा टर्म आएगा जिसमें x इक्वल टू 3/2 पुट करने पे हमारा एक्सपेंशन का वैल्यू जो है, उस टर्म का वैल्यू जो है वो सबसे बड़ा आएगा, ठीक है। तो इस एक्सपेंशन का अगर मैं कोई भी टर्म ले लूंगा tr+1, वो एक्चुअली में कैसा देखेगा? 9cr, ठीक है। 2 to the power 9 minus r into 3x to the power r, ठीक है। x का वैल्यू कितना पुट करना है? 3/2 पुट करना है, ठीक है। x का वैल्यू 3/2 पुट करना है। 9 for x is equal to 3/2। ध्यान से देखना, 9cr 2 to the power 5 minus r into 3 into x का वैल्यू 3/2, ठीक है, टू दी पावर r, ठीक है। तो यानी कि इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। इसको मैं लिख लेता हूं 9cr 2 to the power 5 minus r into 3 to the power 2r divided by 2 to the power r। ऐसा आ जाएगा 9cr into 5 2 to the power 5 minus 2r into 3 to the power 2r। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है? हमें देखना है कि हमारा एक्सपेंशन का वैल्यू मैक्सिमम कब आएगा, ठीक है। कैसे पता लगा सकते हैं कि कब इसका वैल्यू मैक्सिमम आएगा, कब इसका वैल्यू मिनिमम आएगा? क्या आएगा? न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकाल सकते हैं? एनी आइडिया? एनीवन? आर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला चीज, अरे बोलिए भाई, आर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 0 1 2 10 तक जाएगा। हाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक।
10 तक नहीं, 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्योंकि n 9 से 9 तक जाएगा। तो ये हमारे r के वैल्यू हो सकते हैं, इसके अलावा दूसरा वैल्यू नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसी वैल्यू में से मेरे को चूज करके बताना है कि हमारा ये जो एक्सपेंशन है इसमें मैक्सिमम वैल्यू कब निकल के आएगा। ठीक है, इसी में से किसी एक वैल्यू के लिए हमारा एक्सपेंशन जो है वो एक्सपेंशन हमारा मैक्सिमम निकल के आएगा। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? तो बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन हो गया। बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दिमाग लगा के बताइए कैसे हो सकता है। मैंने इतना तक कन्वर्ट कर दिया, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा लॉजिक हम लोग ये लगा सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम लोग एक काम कर सकते हैं कि हमारा 2 का पावर आया है 5 माइनस 2r और 3 का पावर आया है 2r। ठीक है, अब 3 का पावर है 2r, 2 का पावर है 5 माइनस 2r। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू कब आएगा, जब 3 का पावर ज्यादा होगा या 2 का पावर ज्यादा होगा? अरे बताइए भाई। 3 का 3 का पावर ज्यादा हुआ। 3 का पावर क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, है ना? ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। 3 का पावर क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो इस टाइप के एक्सपांशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, सर यहाँ पे 2 टू द पावर 5 माइनस r कैसे आया? 2 टू दी पावर 5 माइनस आर, सॉरी 9 माइनस आर है, गलती लिख दिया मैंने, 9 माइनस आर है, 9 माइनस आर है, 9 माइनस 2r हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, मैंने बताया था कि आज थोड़ा बहुत गलती होने का चांसेस है। ठीक है, अब ये हो गया टी आर प्लस 1। ठीक है, टी आर का वैल्यू हमारा कैसे निकलेगा, ये हमारा टी, सॉरी ये क्या हो गया, ये हमारा टी आर प्लस 1 हो गया। ठीक है, अगर हम एक और वैल्यू निकालना चाहें जिसका नाम है टी आर, तो टी आर वाला वैल्यू हमारा क्या, टी आर वाला वैल्यू हमारा कैसे निकल सकता है? टी आर वाला वैल्यू कैसे निकल सकता है? टी आर प्लस 1 माइनस 1, टी आर प्लस 1 माइनस 1 करके। ठीक है, टी आर प्लस 1 माइनस 1 करके हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं इस वैल्यू को, ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर टी आर वाला वैल्यू निकाले, टी आर, ठीक है, तो टी आर वाला वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, टी आर इक्वल टू कितना आ पाएगा, ये फंक्शन कैसा है, आर का वैल्यू 0। ठीक है, नहीं इसमें दिक्कत होगा। ठीक है, इस पे हम लोग ऐसा कर लेते हैं, टी आर अगर निकाले, ठीक है,
चलो अगर टी आर निकालना चाहें तो टी आर का मतलब कितना हो जाएगा, टी आर माइनस वन प्लस वन, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा 9c आर माइनस वन इंटू 2 to the power 9 minus 2 into r minus 1 into 3 to the power 2 r minus 1, ये आ जाएगा, r की जगह r minus 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टी आर प्लस वन और टी आर निकल गया। ठीक है, इसमें हमारा 3 बड़ा है 2 छोटा है, 3/2 भी 1 से बड़ा है। चले एक चीज देखिए, एक चीज बताइए मेरे को, ये क्यों निकाला, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास अगर एक एक्सपांशन है, ध्यान से देखिएगा, मेरे पास अगर एक, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा तभी समझ में आएगा, अदरवाइज ये कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा मैं जो बताना चाह रहा हूं। हमारे पास एक एक्सपांशन है, मान लेते हैं ये है 1 प्लस 2x, ठीक है, 1 प्लस 2x पावर 3। तो इसका पहला टर्म क्या इतना आएगा 3c0 इंटू 1। दूसरा टर्म कितना आएगा 3c1 इंटू एक्स टू दी पावर 2x टू दी पावर 1। उसके बाद 3c2 इंटू 2x टू दी पावर 2। उसके बाद 3c3 इंटू 2x टू दी पावर 3। अब मान लीजिए अगर x का वैल्यू जो है मैं 4/3 पुट कर दूं। 4/3 मतलब क्या, 1 से बड़ा। अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा है तो इसका जो टर्म आगे हमें मिलते जाएगा उस टर्म का वैल्यू में हमारा वैल्यू बढ़ते जाएगा कि घटते जाएगा। बताइए, ये जो टर्म होगा ये इस टर्म से बड़ा होगा, ये जो टर्म होगा ये इस टर्म से बड़ा होगा, ये जो टर्म होगा इस टर्म से बड़ा होगा। सिमिलरली अगर इसका वैल्यू 1 से छोटा कर दिया जाए यानी कि 3/4 कर दिया जाए तब उल्टा हो जाएगा, ये वाला वैल्यू इससे बड़ा होगा, ये वाला वैल्यू इससे बड़ा होगा, ये वाला वैल्यू इससे बड़ा होगा। आया समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? यस यस यस। क्योंकि इसमें x का वैल्यू आप 4/3 पुट कर दीजिए, 2 इंटू 4/3, 2 इंटू 4/3 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 4/3 का होल क्यूब। तो इससे हमें ये समझ में आता है, ध्यान से देखिएगा, इससे हमने क्या कंसेप्ट लगाया कि ठीक उसी तरीके से ये हमारा पहला टर्म है, ठीक है, ये हमारा पहला टर्म है, ये हमारा दूसरा टर्म है, ये हमारा तीसरा टर्म है और ये हमारा चौथा टर्म है। इस केस में क्या हो जाएगा t1 बाय अगर मैं t2 करूंगा तो ये ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 निकलेगा, ठीक है, और t2 बाई t1 करूंगा तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 निकलेगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि t2 जो है वो t1 से बड़ा है। इस केस में अगर किसी छोटे नंबर को बड़े से अगर मैं डिवाइड करूं तो हमेशा लेस देन 1 आता है, और किसी बड़े नंबर को अगर छोटे से डिवाइड करूं तो वो ग्रेटर देन 1 आता है, ठीक है। तो हमें इस केस में x का वैल्यू क्या दिया गया है, x का वैल्यू दिया गया 3/2 यानी कि 1 से बड़ा। तो 1 से बड़ा दिया गया है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं tr प्लस 1 बाई tr जो होगा ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। आया समझ में? ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। उसका मतलब क्या समझ में आया, ये ग्रेटर देन और 1 का मतलब tr प्लस 1 का हमारे पास कितना था 9cr इंटू 2 टू दी पावर 9 माइनस 2r इंटू 3 टू दी पावर 2r, ठीक है, ये था, डिवाइडेड बाई 9cr माइनस 1 इंटू 2 टू दी पावर हमारे पास कितना आ जाएगा 9 माइनस 2r माइनस 1 इंटू 3 टू दी पावर 2r माइनस 1, ठीक है। तो इसमें से हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आगे वाला आ जाएगा हमारे पास ये आगे वाला अब आ जाएगा हमारे पास 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस r का फैक्टोरियल, इधर आ जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू इंटू इधर ऊपर कितना आ जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 9 इंटू
2 to the power minus 2r, ठीक है, इंटू 3 to the power 2r, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, या फिर चलो इसको डायरेक्टली कर देते हैं ना, इतना क्या दिमाग का कचरा करना, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2 to the power, ऊपर कितना था 9 minus 2r, इधर कितना आ जाएगा -9 प्लस 2r माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा इंटू 3 to the power 2r, 3 to the power 2r आ गया माइनस 2r प्लस 2, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये 9 और ये 9 कैंसिल हो गया, ये 2r और ये 2r कैंसिल हो गया, कितना बचा 2 to the power minus 2, इसमें ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इक्वेशन को हमने शॉर्ट बना दिया, ठीक है। तो इधर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये क्या हो गया, डिवाइड के फॉर्म में, ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल, नीचे चला जाएगा आर फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस आर का फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस आर का फैक्टोरियल, इधर कितना आ जाएगा इंटू 2 to the power minus 2 और इंटू 2r कट गया 3 to the power 2, देखो, ठीक है, ये निकल के आ गया वैल्यू। अब ये और भी बढ़िया से निकल जाएगा, r माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, 9 माइनस आर प्लस 1 इंटू 9 माइनस आर का फैक्टोरियल, इधर आ जाएगा r इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल और इधर 9 माइनस आर का फैक्टोरियल, ये कट गया, फिर से ये और ये कट गया और इधर आ गया 3/2 का होल स्क्वायर, ये इंटू है, इंटू, ठीक है। इधर कितना आ गया 9 माइनस 1 है 10 प्लस आर, 10 प्लस आर बाई आर इंटू 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ये किसका वैल्यू निकला, ये वैल्यू निकला हमारे पास टी आर बाई टी आर प्लस 1, ठीक है, टी आर प्लस 1 बाई टी आर, इसका वैल्यू निकल गया। हमें क्या पता लगाया था, टी आर बाई टी आर प्लस 1 बाई टी आर जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है, कि टी आर प्लस 1 बाई टी आर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा हमेशा, तो जिस कारण से 10 प्लस आर बाई आर इंटू 3/2 का होल स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 प्लस आर डिवाइडेड बाय आर। अब इसका क्या, अब इसको रेंज फाइंड आउट करते रहना है अपने को, ठीक है। ओ सॉरी, फिर गड़बड़ी कर रहा हूं मैं, ये माइनस हो जाएगा, ये 10 माइनस आर, ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, ये माइनस, ठीक है। तो ये इसको सिंप्लीफाई करेगा तो ये ऊपर आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 90 माइनस 9r डिवाइडेड बाय 4r माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 माइनस 9r, ठीक है। यानी कि हमें बोला गया है कि कौन सा वैल्यू के लिए बड़ा आएगा, ठीक है। तो हाँ, r का जो वैल्यू है वो r कैसा वैल्यू है, r वैल्यू 0 1 2 3 4, यानी कि r जो है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा, r कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो उसके साथ हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी का रूल के हिसाब से, तो हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस 9r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4r, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9 प्लस 4 हमारे पास हो जाएगा 13, ठीक है, 9 प्लस 4 हमारे पास हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा 13r इज लेस देन और इक्वल टू 90, ठीक है। तो r का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 90/13, ठीक है।
90/13 कितना वैल्यू के बराबर होगा? 90/13 अगर हमने ले लिया 2 3 4 4 3 जा 12 4 4 5 6 7 3 जा 21 6 से होगा, ठीक है। 6 3 जा 18 6 1 जा 6 7 78 आ जाएगा। 7 करें 7 3 जा 21 32 7 7 8 9 तो कितना आ जाएगा? 9 गया 8 गया, ये आ गया 2, 8 में से 8 गया 12, ठीक है। तो यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं R जो होगा वो आ जाएगा 612/13 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। 612/13 का मतलब 6 + 12/13 यानी कि 6 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, ठीक है। अब देखिए हमें बोला गया कि जब ये इक्वेशन हमने कंडीशन, ये पूरा का पूरा कंडीशन हमने लगाया कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, तो बताइए R का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए। तो इस केस में हमारा जो R का कंडीशन आया, R का वैल्यू बोला गया है कि 6 पॉइंट समथिंग से छोटा होना चाहिए। R का जो भी वैल्यू है वो 6 पॉइंट समथिंग से छोटा होना चाहिए। 6 पॉइंट समथिंग से छोटा मतलब R का जो भी वैल्यू होता है, मैंने बताया था R का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से होता है। तो उसका वैल्यू अगर 6 से छोटा, 6 से छोटा मतलब उस टाइप का वैल्यू वो कौन सा आ पाएगा? मैक्सिमम वैल्यू कौन सा आ पाएगा? 6 ही आ पाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 5 + 4 से सबसे पहला छोटा वाला इंटीजर बताइए तो वो कौन सा होगा? 5 ही होगा, ठीक है। तो यानी कि R का वैल्यू 6 हो गया, तो टर्म कौन सा हो गया? 6 + 1 = कौन सा टर्म हो गया? 7th टर्म। आया समझ में? तो 7th टर्म अगर हम लोग निकालेंगे तो वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू देगा। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। ज्यादा समय हो गया मेरे को लगता है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। चलो, थैंक यू। इसको खत्म कर दो, नेक्स्ट क्लास में पूरा खत्म कर देना है, ठीक है।